अगर आज हम दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनीज की बात करें तो जहन में Amazon, एप्पल या गूगल का नाम आता है। लेकिन क्या हो अगर एक ऐसी कंपनी का जिक्र किया जाए जो इन सबको मिला देने के बाद भी उनसे कहीं ज्यादा बड़ी और ताकतवर थी? ये कोई कहानी या किसी प्राचीन राजा का साम्राज्य नहीं था, बल्कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसे आमतौर पर वीओसी के नाम से जाना जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी मेगा कॉर्पोरेशन के राइज और फॉल को समझेंगे। ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे अमीर, सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का आखिर आगाज और अंत कैसे हुआ, चलिए ये जानते हैं। इन नंबर्स को देखकर किसी का भी दिमाग चकरा सकता है। आज के टेक जायंट्स जैसे Amazon लगभग $2 ट्रिलियन और एप्पल $3 ट्रिलियन की वैल्यूएशन पर हैं। लेकिन वीओसी की पीक वैल्यूएशन आकी गई थी करीब $8.2 ट्रिलियन। अगर इन दोनों मॉडर्न पावर हाउसेस को एक साथ जोड़ भी दिया जाए तो भी वीओसी की दौलत उनसे कहीं ज्यादा थी। इस अकेले फैक्ट से इस कंपनी के इनकॉम्प्रिहेंसिबल स्केल का अंदाजा लग जाता है। ये लिटरली एक अलग ही लेवल की वेल्थ थी। और इस वेल्थ से भी ज्यादा हैरात की बात यह है कि ये एंटिटी कोई सरकार या किसी देश की मोनार्की नहीं थी। ये पूरी तरह से एक प्राइवेट शेयर होल्डर कंपनी थी। एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसके पास अपनी खुद की मिलिट्री थी, अपनी अदालतें यानी कोर्ट्स थे, अपने प्राइवेट जेल्स थे और यहाँ तक कि अपना एक अलग झंडा भी था। ये बिल्कुल एक शैडो गवर्नमेंट की तरह काम करती थी, जिसके पास ताकत तो किसी राजा वाली थी, लेकिन अल्टीमेट मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना था। सेक्शन 1 द बर्थ ऑफ कैपिटलिज्म, स्पाइसेस एंड शेयर्स। अब सवाल यह है कि इस जाइंट की शुरुआत आखिर हुई कैसे। इसके पीछे 1600 के दौर की एक बहुत बड़ी डेस्परेशन थी, और वो थी यूरोप में मसालों की भारी मांग। उस जमाने में काली मिर्च और जायफल जैसी आम चीज़ों की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि उनकी कीमत सोने से भी ज़्यादा होती थी, और इसी स्पाइस क्रेज़ ने इस विशालकाय मेगा कॉर्पोरेशन को जन्म दिया। 1600 की शुरुआत में जो यूरोपियन स्पाइस रश शुरू हुआ, उसमें पोर्चुगल और स्पेन काफ़ी आगे थे। कंपटीशन में आने के लिए डच मर्चेंट्स ने 1602 में वीओसी की स्थापना की, और यहाँ एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग हिस्टोरिकल मोमेंट आया। वीओसी ने एसेंशियली मॉडर्न स्टॉक मार्केट का आविष्कार किया। इन्होंने हिस्ट्री में पहली बार आम लोगों से शेयर्स के रूप में कैपिटल रेस किया, और उनके पहले समुद्री सफर का नतीजा वो वापस आया पूरे 400% प्रॉफिट के साथ। कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए ये मुनाफा लिटरली बेहिसाब था। एक नए आर्थिक युग की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन वीओसी के पास सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं थी। डच गवर्नमेंट ने वीओसी को एक ऐसा अधिकार पत्र या चार्टर दिया जिसने उन्हें सॉवरेन पावर्स दे दी। इसका मतलब था कि ये कॉर्पोरेट एंटिटी अब इंटरनेशनली ट्रीटी साइन कर सकती थी, किसी के भी खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर सकती थी और अपनी फॉरेन कॉलोनी स्थापित कर सकती थी। सोचने वाली बात है, एक आम बिजनेस को सीधे तौर पर एक सॉवरेन नेशन यानी पूरे देश की ताकत दे दी गई थी। सेक्शन 2 ब्लड एंड मोनोपोली, द बंडा आइलैंड्स। जब किसी कॉर्पोरेट एंटिटी को ऐसी अनचेक सॉवरेन ताकत मिलती है तो कहानी अक्सर डार्क हो ही जाती है। वीओसी का मुख्य लक्ष्य था इंडोनेशिया के बंडा आइलैंड्स पर टोटल ग्लोबल मोनोपोली हासिल करना, क्योंकि वहां दुनिया का लगभग सारा जायफल यानी नटमेग पैदा होता था। ये मोनोपोली पाने की जिद काफी खौफनाक थी। इनके मकसद और तरीके को वीओसी के गवर्नर जनरल जैन पीटरसन कोहेन के इस चिलिंग कोट से समझा जा सकता है। नो ट्रेड विदाउट वॉर, नो वॉर विदाउट ट्रेड, यानी युद्ध के बिना व्यापार नहीं और व्यापार के बिना युद्ध नहीं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी, बल्कि उनकी ओपन कॉर्पोरेट फिलॉसफी थी। और इस एक्सट्रीम वायलेंस के लिए कोहेन को एम्स्टरडैम में कंडेम नहीं किया गया, बल्कि एक हीरो की तरह सेलिब्रेट किया जाता था। इस रूथलेस कॉर्पोरेट फिलॉसफी का सबसे दर्दनाक असर आबादी के आंकड़ों में देखा जा सकता है। वीओसी के आने से पहले बंडा आइलैंड्स की आबादी करीब 15,000 हुआ करती थी, लेकिन 1621 के भयानक मैसेकर के बाद वहां सिर्फ 600 लोग जिंदा बचे थे, और उन्हें भी बचाकर नहीं रखा गया, बल्कि उन्हीं जायफल के पेड़ों की देखभाल करने के लिए गुलाम बना लिया गया। सिर्फ एक मसाले पर टोटल कंट्रोल पाने के लिए लगभग एक पूरी सिविलाइजेशन को मिटा दिया गया। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला तथ्य है। सेक्शन 3 अ शैडो ग्लोबल गवर्नमेंट। इस एक्सट्रीम ताकत और मोनोपोली ने वीओसी को एक व्यापारिक कंपनी से बदलकर एक विशाल एम्पायर में तब्दील कर दिया था। एक ऐसा स्प्रॉलिंग एम्पायर जो बिना किसी ताज के पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा था। आइए इसके डिप्लोमेटिक रीच पर नजर डालते हैं। वीओसी की जियोपॉलिटिकल रीच वाकई में अनबिलीवेबल थी। जापान, जो उस वक्त पूरी दुनिया के लिए वर्चुअली बंद था, वहां सिर्फ वीओसी को नागासाकी पोर्ट पर आने की एक्सक्लूसिव एक्सेस मिली हुई थी।
इंडिया में ये प्राइवेट कंपनी डायरेक्टली मुगल एम्पायर के साथ ट्रीटीज और एग्रीमेंट साइन कर रही थी। और अफ्रीका में तो इन्होंने पूरा केप टाउन शहर ही इसलिए बसा दिया क्योंकि उन्हें यूरोप से एशिया आते वक्त अपने शिप्स के लिए एक रेस्ट स्टॉप की जरूरत थी। एक बिजनेस कॉर्पोरेशन ने सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए एक पूरे नए शहर को जन्म दे दिया। इस ऑपरेशन का स्केल समझना थोड़ा मुश्किल है। इस एम्पायर के पास 150 से ज्यादा हैवी वॉरशिप्स थे। सिर्फ एशिया के ऑपरेशंस में इनके 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस कंपनी का अपना ऑपरेटिंग बजट खुद नेदरलैंड्स के एक्चुअल नेशनल गवर्नमेंट के ऑफिशियल बजट को भी क्रॉस कर चुका था। जब बजट देश की सरकार से बड़ा हो जाए तो सच में वो एंटिटी एक शैडो गवर्नमेंट ही बन जाती है। सेक्शन 4 द इनएविटेबल बैंक्रप्सी। इतनी ताकत के बावजूद हिस्ट्री हमें सिखाती है कि हर उत्थान का एक पतन होता है। इस टाइटन का भी कोलैप्स इनएविटेबल था। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वीओसी को किसी बाहरी दुश्मन या किसी और देश की रॉयल नेवी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि ये कोलोसल एम्पायर पूरी तरह अंदर से ही सड़कर ढेर हो गया। इस पतन के 3 मेन पिलर्स ऑफ रूइन थे। पहला, वाइड स्प्रेड इंटरनल करप्शन। दूसरा, ग्रोइंग फॉरेन कॉम्पिटिशन, क्योंकि अब इंग्लिश और फ्रेंच कॉम्पिटिटर्स तेजी से आगे बढ़ रहे थे और वीओसी अडैप्ट नहीं कर पा रहा था। और तीसरा, इन सब के नतीजे में बढ़ता हुआ मैसिव माउंटिंग डेट। इन 3 फैक्टर्स ने मिलकर इस अनबीटेबल कॉर्पोरेट मशीन की नींव को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। ये इंटरनल करप्शन कितना डीप रूटेड था, इसका एक बड़ा ही सिनिकल और डार्क एग्जाम्पल मिलता है। वीओसी के करप्शन का आलम यह था कि उसके अपने ही एम्प्लॉयज ने मॉकिंगली अपनी कंपनी के नाम को रीडिफाइन कर दिया था। उन्होंने वीओसी का फुल फॉर्म बना दिया था फॉर ओन सेल्फ कॉन्सर्न्स, जिसका डच में मतलब था ओनली फॉर आवरसेल्व्स, यानी सिर्फ अपने लिए। जो मेगाकॉर्प पूरी दुनिया का फायदा उठा रही थी, उसके अपने लोग ही अंदर से उसे एम्बेजलमेंट के जरिए निचोड़ रहे थे। प्राइवेट आर्मीज को फंड करने का, वॉरशिप्स मेंटेन करने का और अंदरूनी भ्रष्टाचार का बोझ आखिर कब तक उठाया जा सकता था? इन सब का अंत 1799 में हुआ। ये वो हिस्टोरिकल साल है जब दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे अमीर कंपनी अपने अनसस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल के भार तले दब गई और ऑफिशियली दिवालिया यानी बैंकरप्ट घोषित हो गई। लेकिन इस बैंकरप्सी से उनकी कॉलोनीज के लोगों की आज़ादी नहीं आई। डच गवर्नमेंट ने वीओसी का पूरा मैसिव डेट और उनकी सारी कॉलोनीज का चार्ज फॉर्मली अपने कंट्रोल में ले लिया। इस डार्क आयरनी को देखिए, जिस प्राइवेट कंपनी ने पैसे के दम पर पूरी दुनिया खरीद ली थी, वो खुद दिवालिया हो गई, लेकिन पीछे छोड़ गई इंडोनेशिया और दूसरी कॉलोनीज के लोगों के लिए अगले 150 सालों तक चलने वाला एक नया सरकारी कॉलोनियलिज्म और सब्जुगेशन। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल पीछे छूट जाता है। जब अनचेक्ड पावर और बेहिसाब लालच आपस में टकराते हैं, तो क्या हिस्ट्री हमेशा खुद को रिपीट करने के लिए मजबूर होती है? आज जब हम पूरी दुनिया में नई और ताकतवर मेगा कॉर्पोरेशंस को रोजमर्रा की जिंदगी पर कंट्रोल बनाते हुए देखते हैं, तो वीओसी की ये कहानी एक बड़ी वार्निंग की तरह सामने आती है। इन तथ्यों पर ध्यान देना जरूरी है। इस मुद्दे पर अपने विचार जरूर शेयर करें। अगर ये जानकारी इंटरेस्टिंग लगी हो तो चैनल के साथ जुड़े रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसे ही डीप और फैसिनेटिंग एक्सप्लेनर के साथ।